नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नया पेपर, जिसमें आपके एग्जाम में बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और कुछ और नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे मैथ्स और रीजनिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है? शुभांकर का नाम हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है फ्रीज, दूसरा ऑप्शन है रन, तीसरा ऑप्शन है स्टैंड और चौथा ऑप्शन है स्काई। तो अगर राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर था फ्रीज। अब बात करते हैं फ्रीज है क्या आखिर। तो फ्रीज एक टोपी होती है, एक पारंपरिक टोपी है। एक पारंपरिक टोपी है जो कि फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक है। फ्रीज क्या है? तो एक पारंपरिक टोपी है जो कि फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक रही है। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य पर भी क्वेश्चन बनते हैं। आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हमें बताना है कि 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वहां पर भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 5। तो अगर आपको राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। अगर मेडल की बात करें तो एक सिल्वर मेडल है उसमें, जो कि थ्रो में जीता है, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने। और अगर बात करें 5 अन्य मेडल की तो ये हैं ब्रांच मेडल। तो मेडल पर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन अन्य आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आपको ध्यान में रखना है, इसका उत्तर है पीवी सिंधु तथा हमारा आंसर होगा पीवी सिंधु तथा टेबल टेनिस के दिग्गज शरद कमल। तो ये दोनों आरंभिक जो ध्वजवाहक थे, तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाता है, मैक्सिमम पदक किसने जीते हैं, उसका आंसर होगा यूएसए। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कहीं से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यूएसए ने 126 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन के बाद गुरुवार पड़ता हो तो अगले माह के अंतिम दिन कौन सा दिन पड़ेगा? तो अगले महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा वो हमको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले विषम दिन निकालना है। सबसे पहले विषम दिन निकालेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो विषम दिन कैसे काउंट किया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन के बाद, यानी कि बात हो रही 15 के बाद 10, यानी कि 26वें दिन जो था वो कौन सा दिन था? गुरुवार था। 26वें दिन गुरुवार था। अब बात करेंगे अगस्त के कितने दिन बचे हैं। तो 26 दिन तो बीत चुके, बचे हैं 5 दिन। 5 विषम दिन जो है वो अगस्त के बचे हैं, प्लस अगले महीने में हमको जाना है 30 तारीख तक, यानी कि सितंबर में टोटल दिन कितने होते हैं? वो होते हैं 30, और अगस्त में टोटल दिन होते हैं 31। तो 5 और 30 को आप ऐड करोगे तो आपके पास में टोटल विषम दिन आ जाएंगे। 30 और 5 होते हैं 35। तो हमारे पास में विषम दिनों की संख्या आ गई 35। और 35 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर बचेगा 0। यानी जो दिन 26 तारीख को था, 26 अगस्त को था, या स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन के बाद था, वो का वो दिन 30 सितंबर को होगा, यानी कि गुरुवार होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा गुरुवार। और ऑप्शन में कहाँ है? तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। तो कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आपको सबसे पहले विषम दिन निकालना है। तो और फिर तो सबसे पहले विषम दिन फाइंड करने हैं, फिर आप आसानी से इस सवाल को हल कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
बंगाल विभाजन के लिए उत्तरदायी कौन था? तो हमें बताना है कि बंगाल के विभाजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड एल्डिन। तो राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि लॉर्ड कर्जन का महत्वपूर्ण योगदान था बंगाल विभाजन। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर को इसे प्रभावी किया गया था और दो अलग राज्य बनाए गए थे। एक तो पूर्वी बंगाल, तो एक तो था पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी थी ढाका, ठीक है, जिसकी राजधानी थी ढाका। और एक बनाया गया था पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी थी कलकत्ता, जिसकी राजधानी जो आज की कोलकाता है वो थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर 60% हो जाती है। उस संख्या का 100% कितना होगा? हमें बताना है कि उस संख्या का 100% कौन सा अंक होगा, कितनी संख्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। मान लेते हैं कि वह संख्या कौन सी है, कि माना वह संख्या x है। जब x में से 40 को घटाया जाता है तो हो जाएगा x माइनस 40। जब x में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या का यानी कि x का कितना परसेंट हो जाता है? 60%। तो 60% ऐसे काउंट किया जाता है। देखिए आगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा x माइनस 14 बराबर, इस जीरो से तो ये वाला जीरो कैंसल और हमारा आंसर आएगा 6x और बटा में चल रहा है 10। तो जब आप दो से संख्याओं को काटोगे तो ऊपर आ जाएगा 3 बटा 5 और इसको आप सरल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा, 5 को इधर भेजोगे तो 5x माइनस 200। 40 को अगर 5 से गिरो कराओगे, 5 से गुणा कराओगे तो 200। अब हमारा आंसर होगा 5x, 3x को इधर भेजोगे तो माइनस का 3x बराबर 200 को इधर भेजोगे तो 200 और 5x में से 3x को घटाओगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 2x बराबर 200। तो x का मान हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से 100, यानी कि हमारे x का मान आ गया 100 और हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो वह संख्या कौन सी है? वो संख्या है 100। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय बिस्मार्क कौन माना जाता है? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क या भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि भारत को एकजुट करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए आपको भारत का लौह पुरुष या फिर भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, श्याम और राम की उम्र का अनुपात 7:5 है तथा इनकी उम्र का योग दे रखा है 84 वर्ष है। 7 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा वो हमको निकालना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो मान लेते हैं कि माना कि श्याम की वर्तमान आयु 7x है तथा राम की वर्तमान आयु 5x है। इनकी उम्र का योग हमको दे रखा है, यानी कि 7x प्लस 5x बराबर हो जाता है 84 वर्ष, क्योंकि हमको दे रखा है कि इनकी आयु का योग 84 वर्ष है। जब आप इसको यहाँ से काउंट करोगे तो 7 और 5 होते हैं 12x इज इक्वल टू 84। तो यहाँ से x का मान हमारे पास में आ जाएगा 84 डिवाइड विथ 12 और 12 का भाग जब आप 84 में दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 12 7 84, यानी कि x का मान हमारे पास में है 7। चलिए अब इनकी आयु का अनुपात क्या होता है वो निकाल लेते हैं। तो जब आप 7
अब हम देखते हैं कि शाम की आयु का अनुपात क्या होगा। तो शाम की आयु थी 7:5, यानी कि 7 इंटू हमें करना पड़ेगा, एक्स का मान हमारे पास में आया है वो है 7, तो 7 इंटू 7 करोगे तो 49 वर्ष। और जब आप राम की आयु निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 5 यानी कि 35 वर्ष। अब हमें बात करनी है 7 वर्ष के बाद में, तो यहाँ पे होगा 7 ऐड, और यहाँ पे भी हमें 7 ऐड करना है। तो 49 में जब आप 7 को ऐड करोगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 56, जो कि किसकी आयु है, वो है शाम की आयु। और राम की आयु की बात करेंगे तो 35 में जब आप 7 को ऐड करोगे तो आएगा 42, और अगर इन दोनों संख्याओं को आप काटोगे तो आपके पास में आंसर आएगा। तो जब आप इन दोनों संख्याओं को 14 से काटोगे तो यहाँ पे आएगा 3, और 56 आएगा 4 बार, यानी कि 4:3 हमारा राइट आंसर है। 14 से जब आप इस संख्याओं को काटोगे तो 4:3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर है। तो अनुपात वाले जो सवाल होते हैं इस तरीके से किए जाते हैं। कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन हम आगे लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? हमें बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे या फिर कौन है। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। और इस पुस्तक में भारत का जो विभाजन हुआ था, यानी कि भारतीय विभाजन हुआ था, दो नए देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। उस समय भारत में जो हिंसा हुई थी, यानी कि सांप्रदायिक हिंसा का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अनुपात से बना क्वेश्चन है, तो कैसे करना है, एक क्वेश्चन हमने पहले देखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो राजेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। बताइए कि सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो उनको किस तरीके से करना है, तो देखिए मान लेते हैं कि माना कि राजेश की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, तो 3x वर्ष है। उसी तरीके से सुरेश की वर्तमान आयु आप मान लीजिए, तो वो हो जाएगी 5x वर्ष। और 9 वर्ष के बाद में अगर बात करें तो इसमें भी 9 वर्ष ऐड हो जाएगी और इसमें भी 9 वर्ष ऐड हो जाएगी। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो आयु का अनुपात है, यानी कि हमारे पास में आंसर आएगा 3x प्लस 9 बटावा 5x प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 3:4। तो जैसा जैसा सवाल में बोला था हमने वैसा वैसा कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। 4 का इन दोनों से गुणा करोगे तो 3×4 12x प्लस 9×4 36 यानी कि 36 बराबर आ जाएगा। 3 का गुणा हमें 5x प्लस 9 से करवाना है, तो 15x प्लस 9 3 27 यानी कि 27, यहाँ पे आ जाएगा 27। अब 27 को इधर भेजेंगे तो 36 माइनस 27 हमारा आंसर होगा 36 माइनस 27 बराबर 12 को इधर भेजोगे तो 15 माइनस 12 होगा 3x, और यहाँ पर आएगा हमारा 3x। तो 36 में से जब 27 को माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर बनेगा 9 बराबर 3x। तो x का मान हमारे पास में आ जाएगा 3, यानी कि x का मान हमने निकाला वो है 3। तो जब आप राजेश की वर्तमान आयु निकालोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3 × 3, क्योंकि हमने 3x मानी थी वर्तमान आयु, तो राजेश की आयु तो हो जाएगी 3 × 3 यानी कि 9 वर्ष। अगर बात करेंगे सुरेश की, तो सुरेश की वर्तमान आयु हमने मानी थी 5x, यानी कि 3 × 5 यानी कि 15 वर्ष। और 15 वर्ष कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो इसी टाइप के आपके अनुपात वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भक्ति आंदोलन का सामाजिक परिणाम था, यानी कि सामाजिक परिणाम भक्ति आंदोलन का क्या निकला वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है गुरु के महत्व में वृद्धि हुई, दूसरा ऑप्शन है स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई,
और तीसरा ऑप्शन है सिख धर्म का उदय हुआ, और चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषाओं में वृद्धि हुई, क्षेत्रीय भाषाओं में समृद्धि। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो भक्ति आंदोलन था तो उसमें स्त्रियों के सम्मान में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गुप्त काल में भारत द्वारा विदेशों में निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। कौन सी वस्तु को गुप्त काल में सबसे भारत से निर्यात किया जाता था, तो वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है चांदी को, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है घोड़े निर्यात किए जाते थे, या फोर्थ ऑप्शन है मसालों को निर्यात किया जाता था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मसाले और वस्त्र एक ऐसी चीज है जो कि प्राचीन काल में भारत से निर्यात की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं, हमको बताना है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। पहला ऑप्शन है हरिसेन, दूसरा ऑप्शन है वसुबंधु, तीसरा ऑप्शन है वत्सभट्टी, और फोर्थ ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कवि हरिसेन जो थे वो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे, और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में आपने वर्णन किया है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, और आपने अश्वमेध युद्ध करवाए हैं, तो उसका वर्णन भी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया है। तो समुद्रगुप्त हरिसेन के आश्रयदाता थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके समकालीन थे, तो समुद्रगुप्त के। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है तो पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक बने रहेंगे, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, और फोर्थ ऑप्शन है नए चुनाव होने तक राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चौथा ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि कभी भी राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नए राष्ट्रपति के आने तक वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, यानी कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता है, वर्तमान राष्ट्रपति उस पर बने रहेंगे जब तक कि नए चुनाव नहीं हो जाते। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि 14 क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है स्पीकर, और फोर्थ ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका का मुखिया पहला ऑप्शन है समस्त शक्तियां रखता है, दूसरा ऑप्शन है नाम मात्र की शक्तियां रखता है, तीसरा ऑप्शन है अधिकांश शक्तियां रखता है, और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री से भी अधिक शक्ति रखता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप ट्राई करिए कि आप दे पाए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो संसदीय प्रणाली वाली जो सरकारें होती हैं उनमें जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है तो वो कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका के प्रमुख हैं। तो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र की शक्ति रखते हैं। तो फिर मैक्सिमम पावर किसके पास होती है, तो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के नेतृत्व वाली जो मंत्री परिषद होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, उसके पास में मैक्सिमम पावर होती है। ठीक है, तो ये होता है संसदीय प्रणाली वाली सरकार में। जबकि राष्ट्रपति शासन वाली जो सरकारें होती है उनमें राष्ट्रपति के पास मैक्सिमम पावर होती है, जैसे कि अमेरिका की सरकार होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। पहला ऑप्शन है देश में कहीं पर भी लगा सकते हैं,
दूसरा ऑप्शन है जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है वहां पे लगाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल की इच्छा के अनुसार लगाई जा सकती है। और फोर्थ ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार लगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए जल्दी से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356 के तहत पहली बात तो इमरजेंसी लगती है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि कोई भी एक दल सरकार बनाने को तैयार नहीं होता है, या फिर त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है, किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो वहां पर लगता है, वहां पे लगाई जाती है अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल। और उसमें ये होता है कि, और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 356 के तहत जब आपातकाल लगाया जाता है तो कौन कौन से प्रभाव होते हैं, तो देखिए कि सीएम के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है वो भंग हो जाती है। दूसरी बात, राज्य के लिए राज्य के लिए बजट विधेयक संसद पारित करती है, यानी कि संसद के पास पावर पहुंच जाती है। और राष्ट्रपति से, यानी कि राष्ट्रपति से नियुक्त नियुक्त कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति राज्य सचिव की सहायता से, यानी कि राज्य का जो सचिव होता है उसकी सहायता से शासन को संभालते हैं। और वो राज्यपाल भी हो सकता है, यानी कि गवर्नर भी हो सकता है। तो ये सारे प्रभाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। कोई बिल धन विधेयक है या फिर नहीं, इसे प्रमाणित कौन करता है? तो धन विधेयक की प्रमाणिकता कौन स्पष्ट करता है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति जी, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति जी, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, और फोर्थ ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उसको प्रमाणित कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष साहब जो है उसको प्रमाणित करते हैं। और धन विधेयक केवल और केवल कहाँ पेश किया जाता है? तो वो लोकसभा में। केवल सहमति के लिए राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा के लिए भी सीमित पावर होती है, 14 दिन के भीतर उसको परमिशन देनी होती है, या फिर अगर 14 दिन के भीतर अगर परमिशन नहीं देता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पास माना जाता है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहला ऑप्शन है श्रीलंका और मालदीव के बीच में, दूसरा ऑप्शन है भारत एवं श्रीलंका के बीच, तीसरा ऑप्शन है भारत एवं मालदीव के बीच, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो हमें बताना है कि कहाँ तक हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। पहला ऑप्शन है काली से तीस्ता नदी तक, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र से सिंधु नदी तक, तीसरा ऑप्शन है सिंधु से तीस्ता नदी तक, और फोर्थ ऑप्शन है काली से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तार है हिमालय पर्वत श्रृंखला का। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान कौन सा है ब्रह्मपुत्र नदी का, और सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन दोनों का आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे हमें कौन सी संख्या आएगी वो हमें निकालनी है। तो देखिए 2 से 18, 8 बना, 8 से 18, 18 से 32, 32 से 50 कैसे बना है? तो जब आप 2 में प्लस का 6 ऐड करोगे तो आपके पास में बनेगा 8, 8 में प्लस का आप 10 ऐड करोगे तो आपके पास में बनेगा 18, 18 में प्लस आप 14 ऐड करोगे तो आपके पास में बनेगा 32, और 32 में जब आप प्लस का 18 ऐड करोगे तो आपके पास में बनेगा 50। यानी कि इन सब के बीच में देखिए यहाँ पे भी 4 का गैप है, यहाँ पे भी 4 का गैप है, और यहाँ पे भी 4 का गैप है। यानी कि अगली संख्या कौन सी आएगी? 18 में हमें 4 का 4 जोड़ना है,
18 में जब आप 4 को ऐड करोगे तो आंसर बनेगा 22, और 50 और 22 कितने होते हैं, तो 50 प्लस 22 होता है 72, और 72 हमारा ऑप्शन में कहाँ है, तो पहले ऑप्शन में है 72, तो हमारा आंसर हो गया 72 करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। भावेश सुबह दौड़ने जाता है, तब अपने दाएं तरफ सूर्य उदय को देखता है। अब वह बाईं तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर तक दौड़ता है। बताइए कि भावेश का मुंह कौन सी दिशा में, यानी कि कौन सी दिशा में वह दौड़ रहा है, वो हमको निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमें दे रखा है भावेश जब दौड़ने जाता है तो दाईं तरफ सूर्य उदय को देखता है, यानी कि सूर्य उदय होता है पूर्व की तरफ। तो भावेश उत्तर दिशा में दौड़ रहा होगा, यानी कि इस तरफ दौड़ रहा होगा। तभी इसकी दाईं तरफ सूर्य उदय होगा, यानी कि उसका दायां हाथ इस तरफ होगा, तो पूर्व की तरफ सूर्य उदय देखता है। अब वो बाईं तरफ मुड़कर, तो बाईं दिशा ये वाली हो गई, बाईं तरफ मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, यानी कि 1 किलोमीटर चलने के बाद वह यहाँ पे पहुंच गया, किलोमीटर तक दौड़ता है। बताइए कि भावेश का मुंह अब कौन सी दिशा में है। तो भावेश का मुंह इस दिशा में है, और ये दिशा कौन सी होगी, तो ये होगी उत्तर और ये होगी दक्षिण। तो भावेश का मुंह कौन सी दिशा में, तो पश्चिम दिशा में भावेश का मुंह, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक सुबह ए तथा बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं, ए की परछाई बाईं ओर पड़ती है, तो बी का मुंह कौन सी दिशा में, वो हमें निकालना है कि बी का मुंह कौन सी दिशा में है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये तो हमें पता है कि सूर्य उदय होता है पूर्व की तरफ, एक जना यहाँ पे होगा और एक जना यहाँ पे होगा, इसका मुंह इस दिशा में है और इसका मुंह इस दिशा में है। अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ पे ए है या फिर यहाँ पे ए है, तो देखिए वो कैसे निकालेंगे। तो लेकिन हमें दे रखा है ए की परछाई बाईं तरफ पड़ती है, तो ए इस तरफ देख रहा है, यानी कि उत्तर दिशा में ए देख रहा होगा निश्चित रूप से, तभी इसका बायां हाथ इस तरफ होगा और इसकी परछाई पड़ेगी इस तरफ, क्योंकि सूर्य उदय होता है तो उसकी विपरीत दिशा में सूर्य की हमारी परछाई पड़ती है। तो ए की परछाई इस तरफ होगी, और अगर बी की बात करें तो निश्चित रूप से बी देख रहा होगा दक्षिण की तरफ, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हल करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि 26 जनवरी के बाद तीसरे दिन रविवार पड़ता है, तो अगले माह 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो वो हमको निकालना है कि, तो देखिए 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आप विषम दिन निकालिए। 26 जनवरी के बाद आएगी 27, 28 और 29, तो 3 दिनों की बात की गई है, तो ये 29 तारीख को होगा। तो 29 तारीख का जो वार होगा वो होगा रविवार, ठीक है, 29 तारीख को है रविवार। उसके बाद में अगर शेष दिनों की बात करेंगे तो 30 और 31, यानी कि विषम दिन बचे हमारे पास में 2 दिन, जो कि जनवरी के हैं। अब बात करते हैं फरवरी में, जाना है हमें 28 दिनों तक, तो 28 और 2 दिन टोटल हमारे पास में विषम दिन हो गए 30 दिन, और 30 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 28, यानी कि प्लस के 2 दिन, ठीक। तो विषम दिन आ गए हमारे पास में 2 दिन। तो रविवार के बाद में 2 दिन आता है सोमवार और मंगलवार, यानी कि हमारे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है मंगलवार।